जय हिंद दोस्तों। तो इस आज के वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे मतलब पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, और इसमें पे पूरा खुद से पढ़ूंगा कॉपी नोट से, और तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो देखो केमिकल बॉन्ड होता क्या है। केमिकल बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन टू एटम और आयंस, ठीक है। चलो, और वाई डू एटम कंबाइन करें तो फॉर स्टेबिलिटी टू अचीव द ऑक्टेट टू डिक्रीज द रिएक्टिविटी टू डिक्रीज द पोटेंशियल। अब जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम होता है वो कॉपी में देख लेना, और बात करते हैं अगला। उसमें है बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन है तुम्हारा एक्सोथर्मिक। बॉन्ड का डी एसोसिएशन क्या होता है तुम्हारा एंडोथर्मिक होता है। और अगर अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है, रिपल्सन कम है, उस केस में एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ऐसा समझो कि अट्रैक्शन ज़्यादा है तो रिपल्सन से तो एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ओवरऑल लास्ट में अगर बॉन्ड बनता है, यहाँ पे अगर बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकलती है। तो जब पास आएगी तो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होती जाएगी। और तो जो अगर अट्रैक्शन है तो आएगा पास, अगर पास आएगा तो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। एनर्जी अगर डिक्रीज होती है तो रिएक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। अगर रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। आगे बात करते हैं अट्रैक्शन अगर रिपल्सन से कम है। अगर अट्रैक्शन तुम्हारा रिपल्सन से कम है, इस केस में रिपल्सन के साथ तो दूर जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा। तो एनर्जी इंक्रीज होगी तो उस केस में रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी और स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। ऑन द केस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्सन होता है, और इस केस में रिएक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है, सबसे डिक्रीज हो जाती है, और एनर्जी सबसे ज़्यादा मिनिमम अमाउंट पर रहती है, और स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखो एक और पॉइंट है, बॉन्ड फॉर्मेशन तुम्हें पता है एक्सोथर्मिक है। अगर वो 8 to 42 किलो जूल पर मोल है तो इन दिस केस द बॉन्ड इज फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर वह 42 किलो जूल पर मोल से अगर ज़्यादा है तो इस केस में वो बॉन्ड बनाती है, जैसे आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। बट अगर 8 से भी छोटा है दैट इज अ वीक बॉन्ड। तो मतलब अगर बीच का है 8 से लेकर 42 तक तो इस केस में आपका हाइड्रोजन, अगर 42 से ज़्यादा है तो आपका आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अगर 8 से भी छोटा है तो तुम्हारा वो वीक बॉन्ड होता है। अगला बात करते हैं ऑक्टेट रूल का। ऑक्टेट रूल क्या होता है तो टेंडेंसी टू एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, दिस कैन बी अचीव्ड बाय शेयरिंग ऑफ कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। देखो शेयरिंग में हो सकता है और बाय ट्रांसफरिंग भी हो सकता है। शेयर करेगा तो कोवैलेंट बनेगा और ट्रांसफर करेगा तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। पहला हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट में क्या होता है कि चारों ओर सराउंडिंग को तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं, बट जो मिडिल का जो सेंटर एटम होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है, ऑक्टेट कम हो जाता है। तो कम होता है इसलिए हाइपोवैलेंट, और ड्यू टू लेस इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू ऑक्टेट इन सेंट्रल एटम, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट। अगर इसके बाद दूसरा एक्सेप्शन की बात करें तो वो तुम्हारा है हाइपरवैलेंट। हाइपरवैलेंट में ये होता है कि सराउंडिंग तो ऑक्टेट कंप्लीट रहते हैं, बट इन सेंट्रल एटम मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। सो ये आपका हाइपरवैलेंट हो जाएगा। और इसके बाद से हमारा तीसरा आता है ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब ध्यान सुना, इसमें पूरा अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाए तो तुम्हारा आ जाएगा ऑड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हाँ ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए NO है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, NO 15 हो जाएगा। NO2 का 23 वैलेंस, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ClO2 33, ClO3 41, OH 9, OF 17, CH3 9, CF3 33, लिथियम 2 और प्लस साइन दैट इज 5। तो इनका जो सम ऑफ देयर बैलेंस है इज इक्वल टू दैट जो मैंने बताया है वो ऑड होता है। अब ऑड होता है इसकी वजह से यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन रहे आपके ऑक्टेट रूल के। अब देखो इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का आयोनिक बॉन्ड बात एक ही है, ये बनता है तुम्हारा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। फिर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। देखो ये ऑल डायरेक्शन में इक्वल फोर्स जनरेट करता है। ये तुम्हारा नॉन डायरेक्शनल है, चारों दिशाओं में सेम अमाउंट ऑफ मतलब वो करता है। इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड तो जैसे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड में जो तुम्हारा फोर्स लगता है वो चारों ओर से लगता है, तो ये तुम्हारा नॉन डायरेक्शनल है आयोनिक बॉन्ड। अब बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा है, मतलब रिएक्शन है। तो रिडॉक्स रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो हीट निकलेगा, तो तुम्हारा एनर्जी निकलेगा, तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सोथर्मिक। और रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से होता है। क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके आयोनिक बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक। तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, ओवरलैपिंग भी नहीं होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, आइसोमेरिज्म नहीं होता है,
आइसोमॉर्फिज्म इज पॉसिबल, ये होता क्या है सुनिएगा। आइसोमॉर्फिज्म डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड हैव सेम क्रिस्टल अरेंजमेंट, मतलब डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड है उसके पास सेम क्रिस्टल अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट आयंस, वो तुम्हारा आइसोमॉर्फिज्म होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ZnSO4.7H2 एंड MgSO4.7H2, ऑल एलम्स मतलब फिटकरी, ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फस, समझ में आया। अब देखो आयोनिक बॉन्ड आर हार्ड ब्रिटल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सॉल्यूशन मतलब इलेक्ट्रोवोलेंट जो होता है सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट H2O में और इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल इसलिए होता है क्योंकि H आयन OH आयन होता है और इन दोनों के बीच का ये मतलब सॉल्यूशन जो ये आयन है H और OH, एक कटायन है एक अनायन है, वो दो आयन का वो मतलब डिस्टेंस दूर कर देता है, मतलब अट्रैक्शन कम कर देता है। इसके वजह से जो तुम्हारा आयोनिक कंपाउंड है वो सॉल्यूबल होता है पोलर सॉल्वेंट में और इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट मतलब H2 ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से एबिलिटी ऑफ पोलर कांस्टेंट टू रिड्यूस द फोर्स। अब 8वां कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो आयनिक कंपाउंड डू नॉट हैव मॉलिक्यूलर, इट हैज ओनली एम्पिरिकल फार्मूला। ओके नो, अब देखो आयनिक कंडक्टर मतलब सॉल्ट मान लो, आयनिक बॉन्ड सॉल्ट NaCl सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता ठीक है, लेकिन जब वो मोल्टेन स्टेट में होता है चाहे फ्यूज स्टेट में होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तुम्हारा लिक्विड स्टेट में मतलब एक्वस सोल्यूशन में, फिर वो फ्यूज स्टेट में बहुत कम करता है चाहे नहीं करता है तुम्हारा सॉलिड स्टेट में। अब बात करते हैं तुम्हारा नेक्स्ट कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, तो एक कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर नहीं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू नॉन मेटल टू कंप्लीट देयर ऑर्बिट। देखो कोवैलेंट बॉन्ड ट्रांसफर से नहीं शेयरिंग से बनता है और बिटवीन टू नॉन मेटल्स बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड नेचर, जैसे कि आयनिक बॉन्ड अलग पढ़े थे कि मतलब पूरे चारों दिशाओं से सेम फोर्स लगता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल इन नेचर, इसका डायरेक्शन है एक फिक्स डायरेक्शन में उसका फोर्स ज़्यादा लगता है, चाहे अट्रैक्शन होता है चाहे आप कह सकते हो ओवरलैपिंग होता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी ऑफ बॉन्ड। तो एक की बात करें पोलर बॉन्ड, इसमें तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू जीरो, इलेक्ट्रोनेगेटिव इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और नॉन पोलर बॉन्ड में तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव जीरो होता है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में एक ही बॉन्ड ऑर्डर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल H और H का H2 का मान लीजिए, और डबल कोवैलेंट बॉन्ड में O2 का मान लीजिए, O का डबल बॉन्ड एल्कीन, ठीक है, तो उसका बॉन्ड 2 है तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड तुम्हारा N3 जो तुम्हारा N के साथ ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तुम्हारा अल्काइन हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 3 है। अब क्लासिफिकेशन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड डेल्टा बॉन्ड। अब इन सभी के बॉन्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट है जो तुम्हारा स्लॉट सेकंड, तो स्लॉट सेकंड नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।